हम लोग इतिहास में इतिहास के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको यह पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। तो सबसे पहले आप लोग यदि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाता है और करीब करीब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। आपको कहीं बाहर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना नहीं पड़ेगा। तो यदि आप लोग अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पहले नंबर चैप्टर में 4 पार्ट वीडियो मिलेगा। चारों पार्ट को आप लोग देख लीजिए, यह पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस चैप्टर में जितने सारे भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जल्दी जल्दी से पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिएगा। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, की निरंकुश शासन, की गिरफ्तारी पत्र, की मनसबदारी प्रथा। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वहां पर बताए थे कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुशवादी शासन था। निरंकुशवादी कहने का मतलब होता है कि वैसा राजा जिसे जनता ने नहीं चुना हो बल्कि अपने शक्ति के दम पर खुद ही राजा बन गया हो, उसे ही निरंकुशवादी शासन व्यवस्था कहते हैं, और वैसे राजा को निरंकुशवादी राजा कहते हैं। तो जो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था वह निरंकुशवादी शासन ही था। आपको हम पूरा बताए थे लुई 16वां के बारे में, लुई फिलिप के बारे में, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बता चुके हैं। तो पहला का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुशवादी शासन था। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कौन से शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश की स्थापना। हम आपको बताए थे कि फ्रांस में बुर्बो वंश की जो स्थापना हुआ था वह वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था, इसलिए दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी में। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस भी बोला जाता है, हम आपको बता चुके हैं। चाहे तो वियना कांग्रेस पूछा जाएगा या फिर वियना कांग्रेस के जगह पर वियना सम्मेलन होगा। जो हम आपको बताए थे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था और इसका मुख्य अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था। यानी कि वियना सम्मेलन का जो मध्यक्षता कर रहा था वह कौन था, मेटरनिक था। इसलिए चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था। अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि नेपोलियन के द्वारा जितने सारे भी नियम कानून बनाए गए थे उन सारे नियम कानून को समाप्त करके पुनः एक बार नया नियम कानून बनाना। कहने का मतलब कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ठीक है, तो पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको वियना सम्मेलन के बारे में बताए थे, तो वियना सम्मेलन इसलिए ही रखा गया था ताकि नेपोलियन के द्वारा जितने सारे भी आंदोलन चलाए गए थे, जितने सारे भी नियम कानून बनाए गए थे, सारे कानून को हटा देना और फिर से नया पुनर्स्थापना करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक के बारे में हम आपको बताए थे कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर कहने का मतलब कि ऑस्ट्रिया का शासक था, राजा था। तो इसलिए छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब चलिए सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह वाला सेंटेंस हम आपको बताए थे। यह कथन किसका है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है।
तो यह बताए थे कि यह मेटरनिक का ही कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है, इसलिए सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। ठीक है, 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि एक सांस्कृतिक आंदोलन होता था, उसी को ही रोमानीवाद बोला जाता था। इसलिए 9वां का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर BM, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 का सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस का ही राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इसका सही जवाब पुनर्जागरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आपको बताए थे जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे कि 1789 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था, उसी क्रांति को राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। 1789 ईस्वी के क्रांति को आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा तो हम उसमें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो 12 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन, यानी कि पुनर्जागरण हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपको बताए थे कि वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन कब हुआ था। 2022 के लिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में, यानी कि 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यानी कि 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बता चुके हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1707 ईस्वी में। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। अब अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर की यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। हम आपको बताए थे कि यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का स्थापना कौन किया था, तो मेजनी ने किया था। तो इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे आपसे यंग यूरोप पूछा जाए या फिर यंग इटली पूछा जाए, दोनों का जवाब सेम ही होगा, मेजनी, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह वाला जो प्रश्न है वह 2019 में पूछा भी गया था, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का जो मसीहा है वह किसे बोला जाता है। तो इसका जवाब भी मेजनी हो जाएगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को बोला जाता है। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। हम आपको बताए थे कि मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरिस संगठन से था, इसलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरिस संगठन से था। अब चलिए अगला प्रश्न है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन ऐसा कूटनीतिज्ञ था जिसने अपने बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो 19 का सही जवाब काउंट काबूर हो जाएगा। काउंट काबूर के बारे में हम आपको बताए थे कि यह इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था जर्मनी के एकीकरण के लिए, इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो अभी हम आपको बताएं कि चाहे यंग इटली हो या फिर यंग यूरोप हो, दोनों का संस्थापक मेजनी ही था, इसलिए 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 21वां नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। यह वाला प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो 21 का सही जवाब गैरीबाल्डी हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूर कौन था। काउंट काबूर कौन था, जर्मनी का राजा था कि इटली का प्रधानमंत्री था कि इटली का राजा था कि जर्मनी का मंत्री था। 22 नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 23वां नंबर प्रश्न है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो इसका सही जवाब मेजनी हो जाएगा कि मेजनी ने ही फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि जो कार्बोनरी संगठन था उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब 1810 ईस्वी हो जाएगा। यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव में ही बता चुके हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि यदि आप लोग सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था और हम आपको बता भी चुके हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यह वाला प्रश्न तो वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 और 2020 में भी यह पूछा गया है। तो बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर, यानी कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अब चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। पूछा जा रहा है कि किसका संबंध नहीं है, बिस्मार्क का कि मेजनी का कि काउंट काबूर का कि गैरीबाल्डी का। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क का, कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत ज़्यादा योगदान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इटली के एकीकरण में इसका संबंध नहीं है, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में इसका संबंध बहुत ज़्यादा है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम के बारे में भी हम आपको बताए थे, तो बताइए विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विलियम प्रथम जो था वह प्रसा का शासक था। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था और प्रसा का चांसलर कौन था, तो विलियम प्रथम था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। यानी कि जालबेरिन का जो स्थापना हुआ तो किसने उसका स्थापना किया था, परसा ने कि ऑस्ट्रिया ने कि सार्डिनिया ने कि नेपल्स ने। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा कि परसा ने। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की, तो परसा ही इसका सही जवाब होगा। अब चलिए सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। जो सीडान का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सीडान का युद्ध हुआ था वह बिस्मार्क और फ्रांस के बीच में हुआ था। यानी बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, तो परसा का चांसलर था, यानी परसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। जो बिस्मार्क था वह किसके विचारधारा से प्रभावित था। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि हीगेल के विचारधाराओं से प्रभावित था। हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था, इसलिए 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 का यह प्रश्न है। 2021 में पूछा गया है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जवाब कौन सा होगा कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। हम आपको बार बार बताए थे कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था वह ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। जर्मनी में नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा कि राइन संघ की स्थापना की।
यानी 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यदि आप लोग जानते हैं तो इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडान के युद्ध के बाद, यानी सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क जो था वह 3 युद्ध किया था। पहला तो डेनमार्क से युद्ध किया था, दूसरा युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में खुद हुआ था, और उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था वह प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। और जो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था वह फाइनल युद्ध था, यानी उसी को सीडान का युद्ध बोला जाता है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडान का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि जर्मेनिया क्या थी। बताइए आप लोग कि जर्मेनिया क्या थी। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा कि जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। ठीक है, जर्मेनिया जो था वह जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। जिस प्रकार से भारत का प्रतीक तिरंगा है, उसी प्रकार से जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। अब चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। अब 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जालबेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी कि क्रांतिकारियों की, विद्वानों की, कि पादरी और सामंतों की। जालबेरिन के बारे में भी हम आपको बताए थे कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जालबेरिन के बारे में एक पूरा प्रश्न ही हम आपको बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई, 38 नंबर प्रश्न। तो 38 का सही जवाब ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जो पर्सा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह हार गया था और उसी को सेडाओं का युद्ध बोला जाता है। तो 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिस्मार्क क्या था, एक कवि था कि नाटककार था कि संगीतकार था कि कूटनीतिज्ञ था। 39 नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा। तो हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, यानी 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीगेल कौन था। हीगेल, यानी कि यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप लोग जानते हैं तो बताइए हीगेल कौन था। तो हीगेल एक दार्शनिक था, हम आपको बताए थे। हीगेल कौन था, तो हीगेल एक दार्शनिक था। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बताइए आप लोग कहाँ हुआ था। तो अभी हम आपको बता रहे थे सेडान का युद्ध के बारे में, यानी सेडान में हुआ था। जो फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था वह सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और चूंकि इसका नाम सेडान का युद्ध है इसलिए यह सेडान में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देख लीजिए ऊपर वाले प्रश्न में हम आपको क्या बताए कि फ्रांस और पर्सा का जो युद्ध हुआ था वह सेडान में हुआ था, और जो पर्सा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था वह सेडोवा में हुआ था। इसको सेडोवा का युद्ध बोला जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्रांस और पर्सा का युद्ध तो सेडान, लेकिन पर्सा और ऑस्ट्रिया का युद्ध तो सेडोवा। आप लोग दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। अब 42 नंबर कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। डेनमार्क की संधि, की गैस्टिन की संधि, की प्राग की संधि, की फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 42 नंबर प्रश्न का आप लोग यदि उत्तर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ साथ बताते चलिएगा। आपको हम बता दें कि जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था वह फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही हुआ था, इसलिए 42 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोल्सबिंग और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है। सोल्सबिंग और होल्स्टिंग हम आपको बताए थे, जब डेनमार्क का युद्ध हुआ था तो डेनमार्क के विरुद्ध में कौन लड़ रहा था, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया लड़ रहा था। यानी कि पर्सा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर के डेनमार्क से युद्ध किया था। तो पर्सा को सोल्सबिंग मिला था और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला था, हम आपको बताए थे। तो यदि 43 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किस देश के एकीकरण से संबंधित है, तो जर्मनी के एकीकरण से। 43 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
जाएगा। हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था और इसलिए वह 3 युद्ध लड़ता है। पहला डेनमार्क से युद्ध, तो जो डेनमार्क से युद्ध लड़ा था उसी में सोल्सबिंग और होल्स्टिंग जीता था। हम आपको बता चुके हैं, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 44 नंबर प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 44 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन यानी अवलंबन किसने किया था। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 45 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी 45 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अब 46 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2022 परीक्षा के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देख रहे हैं बोर्ड मॉडल 2022, यानी कि 2022 में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 46 नंबर प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, इसलिए 46 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि सेडॉन युद्ध कब हुआ था। सेडॉन का युद्ध जो कि पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, तो आप लोग बताइए, यह वाला 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए 2021 में यह पूछा गया था। अब बताइए 47 नंबर प्रश्न कि सेडॉन युद्ध कब हुआ था। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा कि सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वह कौन था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता था, इसलिए जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क ही था, इसलिए 48 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 49 नंबर प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। अभी हम आपको बता रहे थे 49 नंबर प्रश्न के बारे में, सिर्फ क्वेश्चन को उलट दिया गया था, वहां पर आपसे पूछा गया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, और उसका जवाब था 1871 ईस्वी। और यहां पर पूछा जा रहा है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई, तो इसका जवाब फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा, यानी 49 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क के बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क हो जाएगा। अब एक कॉमन नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। कुल मिलाकर के 58 प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो बस अब 6-7 प्रश्न और शेष रह गए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, या 2019 में पूछा भी गया था। तो एक कॉमन नंबर प्रश्न का सही जवाब तुर्की हो जाएगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कॉमन का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 52 नंबर प्रश्न जो है वह बोर्ड मॉडल प्रश्न है, यानी कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए, तो आप लोग को याद होगा कि जब हम आपको यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बता रहे थे, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं विज्ञान जो है वह प्रेरणा स्रोत रहा है, क्योंकि यूनान में विदेशों से लोग शिक्षा पाने के लिए आते थे और शिक्षा पा करके अपने देश का विकास कर रहे थे, लेकिन खुद यूनान विकास नहीं कर रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। यह पूरा बात हम आपको बता चुके हैं। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है, तो यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 53 नंबर प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, तो जाहिर सी बात है कि यूनान को गुलाम कौन बनाए हुए था, तो तुर्की बनाए हुए था, तो हार भी किसका होगा, तो तुर्की का ही होगा। तो 53 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हुई, पराजय को हार बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की जो एड्रियानोपुल की संधि हुई वह किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की और रूस के साथ हुआ था। इसलिए 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए 54 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बोला जाता है। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, तो हम आपको बताए थे कि यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को बोला जाता है। इसलिए 55 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हंगरी की भाषा क्या थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हंगरी की भाषा को मैग्यार बोलते हैं। इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा उलट फिर हो गया है, सी ऊपर में आ गया है, बी नीचे आ गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैग्यार है जो हंगरी की भाषा है। जिस प्रकार से बिहार का भाषा जो मगधी हो गया, भोजपुरी हो गया, उसी प्रकार से हंगरी की भाषा को मैग्यार बोला जाता है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जो कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैकोबिन क्लब का स्थापना टीपू सुल्तान ने किया था। इसलिए 57 का बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था, तो टीपू सुल्तान ने। अब 58 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का यही परिणाम हुआ कि यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इसलिए 58 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है उसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 58 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो यदि आप लोग इस 58 प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं तो फिर समझिए कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा। और यदि आपको याद नहीं होता है तो फिर आप लोग जरूर छोड़ दीजिएगा। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को बार बार देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको याद हो जाए। तो चलिए आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं इसके बारे में भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह पूरा क्लास अच्छा लगा हो या पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।